हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दिल्ली का सुनसान वीरान इलाका। परशुराम सूर्यवंशी अपने आदमियों को इशारा करता है। वह अपनी अपनी तानी हुई पिस्तौल पीछे कर लेते हैं। परशुराम सूर्यवंशी कहता है, बताओ क्या जानते हो। योगेश घबराते हुए कहता है, हम छोटे मोटे प्यादे हैं, हमें इन सब चीज़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं यह जरूर बता सकता हूँ कि आपको जो भी जानकारी चाहिए वह किसके पास होगी। इस पर परशुराम सूर्यवंशी बड़ी ही सख्त भावों के साथ अपने गले से की आवाज़ निकालता है। योगेश कहता है, वह माँ साहिब की बेहद खास है। एक सिर्फ वही है जिससे माँ साहिब प्यार से बात करती है, जिसकी हर कही बात पूरी होती है। माँ साहिब उसकी कभी किसी बात को टालती नहीं है। माँ साहिब को उस पर खुद से ज़्यादा भरोसा है। हम में से किसी ने भी उसका चेहरा कभी नहीं देखा है। वह हमेशा अपना चेहरा ढककर रखती है, लेकिन उसकी आवाज़ और चाल ढाल से मैं बता सकता हूँ कि वह लगभग 27 से 30 वर्ष की उम्र के बीच की है। उसका नाम लच्छो है। वह भी यहाँ हमारे आसपास ही थी। अगर कोशिश करोगे तो शायद मिल भी जाए, पर उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। वह खुद कंप्यूटर, इंटरनेट आदि की बहुत बड़ी जानकार है। फिर कुछ सोचते हुए कहता है, वह क्या कहते हैं? हाँ, हैकर। वह बहुत बड़ी हैकर है। उसमें और भी बहुत सारी खूबियां हैं। ज़्यादातर सभी चीज़ें उसे अच्छी तरह से आती हैं। वह कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, यह कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं। इतना कहने के बाद वह अपने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी किसी से कोई जातिया दुश्मनी नहीं है। हम हुक्म के गुलाम हैं। जितना कहा जाता है उतना करना हमारी मजबूरी है। मना करने की सजा मौत है। अब परशुराम सूर्यवंशी कहता है, लेकिन तुमने जिस काम के लिए हाँ की उसकी सजा भी वही है। तुम लोगों ने जिसके घर तक पहुंचने की भूल की है वह तुम सबका बाप है। फिर परशुराम सूर्यवंशी नीचे की तरफ झुकते हुए उसके चेहरे के बिल्कुल सामने आकर कहता है, तुमने अपराध किया है तो दंड तो तुम्हें भुगतना ही होगा। हम तुम्हारे लिए नरक का रास्ता आसान कर रहे हैं। यदि तुम अपने आकाओं के हाथ लागोगे तो वह तुम्हें जीते जी नरक के दर्शन करवा देंगे। तुम्हें हमारे इस एहसान के बदले शुक्रिया अदा करना चाहिए। ऐसा कहकर परशुराम सूर्यवंशी अपने आदमियों की तरफ देखता है और पलटकर अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़ता है। हर्षिता की सांसें अभी भी चल रही थी। दर्द के मुकाबले मौत का डर उसकी आंखों में कहीं ज्यादा दिखाई दे रहा था। मारवा हाउस। अब तक सूरज की लालिमा आकाश में दिखाई देने लगी थी। सुबह हो चुकी थी। बेहद भयानक और खतरनाक रात के बाद सुकून भरा दिन का उजाला अत्यंत मनमोहक लग रहा था। सभी के चेहरों पर बड़ी ही शांति दिखाई दे रही थी। इतनी मशक्कत भरी रात बिताने के बाद भी किसी के चेहरे पर थकावट का नामो निशान नहीं था। सभी के चेहरों पर बड़ी सी मुस्कान दिखाई दे रही थी। सभी जल्दी जल्दी अपने अपने कामों पर पूरा करने के लिए लगे हुए थे। वे जल्द से जल्द मारवा हाउस को ऐसी स्थिति में लाना चाहते थे जिससे कि रात के भयंकर खेल का किसी को नामो निशान ना लग सके। कुछ ही देर में परशुराम सूर्यवंशी और उसकी टीम के सभी साथी अपने काम को अंजाम देकर वापस मारवा हाउस लौट आते हैं। उसकी टीम के कुछ साथी तेजी गति से सीधा सीक्रेट अंडरग्राउंड की तरफ चले जाते हैं, जबकि वह और उसके बीच हुए सभी साथी वापस आने के बाद सीधा रोहित मारवा के पास पहुंच जाते हैं। रोहित के चेहरे को देखकर बिल्कुल भी यह नहीं कहा जा सकता था कि बीती रात इतनी सारी घटनाएं उसके अपने घर के अंदर हुई हैं। उसका चेहरा एकदम शांत था और बड़े ही आराम से बैठा हुआ था, जैसे कि घर में कुछ हुआ ही ना हो। पूरी रात अच्छी नींद लेने के बाद जागकर सुबह का आनंद ले रहा हो। परशुराम सूर्यवंशी जल्द से जल्द सारी बीती हुई घटना का विस्तार अनिका और रोहित को सुनाना चाहता था, लेकिन उसे अनिका कहीं दिखाई नहीं देती। वह रोहित के पास जाकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही रोहित उसके चेहरे की तरफ देखता है तो तुरंत उसके मनोभावों को समझ जाता है। परशुराम सूर्यवंशी चाहता था कि रोहित मारवा उसे बोलने की इजाजत दे, लेकिन इसके विपरीत रोहित मारवा उसे कुछ भी बोलने से रोक लेता है और कहता है, बैठो परशुराम, थोड़ा आराम कर लो, थक गए होगे। रोहित ने उसे जिस ओर बैठने के लिए इशारा किया था। जब वह उस तरफ देखता है तो अब्दुल भी बैठा हुआ नजर आता है। जब नजर थोड़ी और आगे जाती है तो चिराग मेहता भी वहीं बैठा हुआ दिखाई देता है। परशुराम सूर्यवंशी को यह समझने में जरा भी देरी नहीं लगती कि रोहित मारवा चाहता था कि अनिका के वापस आने के बाद ही सारी बातचीत की जाए।
इसीलिए परशुराम सूर्यवंशी अपने साथ मौजूद कमांडो साथियों की तरफ देखता है। वह तुरंत उसका इशारा समझ जाते हैं और वहां से अपने अपने कामों के लिए अपने साथियों की मदद करने के लिए वापस लौट जाते हैं। परशुराम सूर्यवंशी वहीं उसी कतार में जाकर अब्दुल के पास बैठ जाता है जिसमें सभी बैठे इंतजार कर रहे थे। थोड़ी ही देर बाद कौटिल्य भी अपने सभी कामों को निपटाकर वहां आ पहुंचता है। सभी को चुपचाप इस तरह बैठे हुए देखकर वह उल्टे कदम लौटने लगता है। तभी उसे रोहित मारवा की आवाज सुनाई देती है। कौटिल्य! उसकी आवाज सुनते ही वह वहीं अपनी जगह पर रुक जाता है और रोहित की तरफ मुड़कर देखने लगता है। अब रोहित कहता है, क्या बात है, काफी परेशान लग रहे हो? कौटिल्य कहता है, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वह आगे कुछ कहना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही रोहित उसकी बात को काटते हुए कहता है, तो फिर हमारे पास बैठो और थोड़ी देर आराम कर लो। कौटिल्य रोहित की तरफ पलटकर इनकार कर सके, इतना साहस उसमें नहीं था। वह बिना कुछ कहे चुपचाप उसी कतार में आगे की ओर बढ़ने लगता है। कौटिल्य को इस तरह अपनी ओर आते हुए देखकर चिराग, अब्दुल और परशुराम सूर्यवंशी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कौटिल्य तुरंत समझ जाता है कि उन सभी को यहाँ इसी तरह बिठाया गया है और वह चाहकर भी यहाँ से उठ नहीं सकते। उन सभी के चेहरों की नटखट मुस्कान देखकर कौटिल्य भी मुस्कुरा देता है। फिर मन ही मन सोचता है, न जाने अब सबकी क्लास लगनी है या कोई नया आदेश पारित होना है। कौटिल्य के लिए इस वक्त मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि वह जल्द से जल्द अनिका से मिलना चाहता था, किंतु वह कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। दरअसल वहां मौजूद हर शख्स जल्द से जल्द अनिका से मिलना चाहता था, क्योंकि सभी के पास उसे देने के लिए या तो कोई महत्वपूर्ण सूचना थी अथवा उससे महत्वपूर्ण आदेश प्राप्त करने के इंतजार में था। हालांकि अनिका के इस महत्वपूर्ण काम को रोहित भी कर सकता था, लेकिन वह अलग ही मूड में बैठा हुआ था। कौटिल्य सभी के पास जाकर बैठ तो जाता है, लेकिन उसका मन बिल्कुल भी शांत नहीं होता। वह तुरंत अपने फोन से भूमिका को मैसेज करता है। भूमिका, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इस वक्त अनिका मैडम कहाँ है? भूमिका भी इस वक्त सीक्रेट अंडरग्राउंड में ही थी। जैसे ही वह कौटिल्य का मैसेज देखती है, तुरंत उसका जवाब देती है। अनिका को कम से कम आधे से 1 घंटा और लगने वाला है। वह ऑपरेशन में बिजी है। आर्मी हेडक्वार्टर, सिर्फ मारवा हाउस ही वह जगह नहीं थी जहां कमांडोज और घर के लोगों में अपनी पूरी रात नींद के नाम पर पलक भी नहीं झपकाई थी। सारी रात एक औचक मुसीबत को सिर पर झेलते हुए और उसका सामना करते हुए बिता दी थी। आर्मी हेडक्वार्टर में भी मार्शल के ऑर्डर पर पूरी टीम स्टैंड बाय में थी। वह अपनी सैटेलाइट के थ्रू पूरी रात मारवा हाउस पर निगाह बनाए हुए थे। लक्ष्य पूरी रात सिक्योर लाइन के थ्रू अपने साथियों के साथ लाइन पर बना हुआ था और हर पल की जानकारी पर निगाह बनाए हुए था। वह सभी सैटेलाइट के थ्रू सिर्फ उतना ही देख पाए जब तक विविधकाय से लड़ाई चल रही थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वह अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी नहीं देख पाए। वह हैरान थे कि मारवा के पास हर प्रकार की आधुनिक तकनीक के बेस्ट नमूने हैं, जिसकी मदद से उन्होंने पूरे मारवा हाउस को हर तरीके से सुरक्षित किया हुआ है। कल की रात की सिक्योरिटी का पूरा क्रेडिट कौटिल्य को जाता था। उसी ने यह सब कुछ सुरक्षित किया था। सुबह होते होते अपने शस्त्रों के द्वारा आर्मी ऑफिसर को भी यह जानकारी मिल जाती है कि अब मारवा हाउस पूरी तरह से समस्या से निपट चुका है। उन्हें किसी भी प्रकार से आर्मी की मदद की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। यह सुनकर मार्शल को बेहद तसल्ली मिलती है और वह अपनी बटालियन को आराम से होने की कमांड दे देता है। वह सभी अपनी अपनी बैरक में लौट जाते हैं। उधर लक्ष्य भी लंबी गहरी सांस लेता है। उसके बाद वह आनंद सागर को भी एक मैसेज टाइप करके भेज देता है, अब सब ठीक है, नथिंग टू वेरी। मारवा हाउस। अनिका अपना पूरा काम करने के बाद प्रीति और भूमिका के साथ सीक्रेट अंडरग्राउंड से बाहर निकल आती है। बाहर आने के बाद वह तीनों भी सीधा डाइनिंग हॉल में पहुंच जाती हैं। सबको कतारबद्ध तरीके से बैठा हुआ देखकर अनिका को थोड़ी हैरानी होती है। उन सभी को बैठा हुआ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह ऑपरेशन थिएटर में से जिस मरीज का ऑपरेशन करके निकली हो, उसके बाहर उसके सभी परिवारजन बैठे हों और यह सुनने के लिए बाहर बैठे हों कि अब उसकी तबीयत कैसी है। अनिका भी बड़े ही आराम से मुस्कुराकर सभी को चीयर अप करते हुए कहती है, चिंता की कोई बात नहीं है, पेशेंट खतरे से बाहर है, अब आप सभी लोग भी जाकर थोड़ा आराम कर ले। अनिका के मुंह से यह सुनकर सभी रोहित की तरफ देखने लगते हैं। रोहित भी मुस्कुराकर अपने हाथ और गर्दन से इशारा कर देता है, जिसका मतलब था कि जो हुक्म हुआ है उसका पालन किया जाए। अब उन सभी की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तब से लेकर अब तक रोहित ने उन सभी को अनिका के आने तक के लिए बैठाकर रखा था और अब अनिका के आते ही उन सबको जाने के लिए कह रहा है। उन सभी के चेहरे की हैरानी देखकर अनिका कहती है, आप सभी ने मिलकर बहुत बढ़िया काम किया है।
आगे की बातें हम बाद में करेंगे, अभी आप सभी को आराम कर लेना चाहिए। यह सब सुनकर सबसे पहले चिराग उठता है और मुस्कुराकर कहता है, हैव ए नाइस डे मैडम एंड सर, और कहकर वहां से बाहर का रास्ता पकड़ लेता है। फिर अब्दुल अपनी जगह से उठता है और कहता है, मेरे लिए कोई आदेश हो तो मैं यही हूँ, तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। ऐसा कहकर वह भी विश करने के बाद बाहर की ओर चला जाता है। अब परशुराम आगे आता है और जैसे ही कुछ बोलने की कोशिश करता है, अनिका उसे अपने हाथ के इशारे से रोक देती है। वह खामोश रह जाता है। इसके बाद कौटिल आगे आता है और अपने हाथ में पकड़ी हुई एक डिवाइस अनिका की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, इसकी मदद से विविधकाय के सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रॉय करने में जॉन और कहने के बाद वह कुछ सोचने लगता है। अब अनिका उसकी बात को पूरा करते हुए कहती है, जॉन और एनी। कौटिल अब अपनी बात को पूरा करते हुए कहता है, हाँ, जॉन और एनी को अपना काम करने में मदद मिलेगी। अनिका उस डिवाइस को हाथ में लेते हुए कौटिल से कहती है, वेल डन कौटिल्य, अब मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। अनिका के ऐसा कहने के बाद वह भी अनिका और रोहित की तरफ देखकर अपना सिर हिलाते हुए वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है।